कभी सोचा है आपने एक किसान की सबसे डरावनी रात कैसी होती है? ना कोई डाकू, ना कोई तूफान, सिर्फ सर्दी की मार, भूख की पीड़ा और तन पर एक फटी चादर। यह है पूस की रात। एक ऐसी रात जो शरीर को नहीं, आत्मा को ठिठुरा देगी। तो आइए हमारे साथ इस सफ़र में। आप सुनने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की एक अमर कृति मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित पूस की रात। यह कहानी सिर्फ एक किसान की गरीबी नहीं, बल्कि उसकी लाचारी, संघर्ष और आत्मसम्मान की सच्ची तस्वीर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरक कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात खलिहान में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पे दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है, कंबल के बिना खलिहान में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। भले से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपने भारी भरकम डिल लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनूं कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? ना जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो और ऐसी खेती बा जाए। मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी, हल्कू उदास होकर बोला। तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा। गाली क्यों दे देगा? उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु के भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पे रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अभी से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को मिलेगी, किसी का धौंस तो नहीं रहेगा। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की रात, अंधेरी रात। आकाश पे तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पे अपनी पुरानी गाढ़ी चादर ओढ़े काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेके चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि शायद ताड़ ली थी, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राड़ पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिल्लम भरूं, किसी तरह तो रात कटे। 8 चिल्लम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी घबरा जाए। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़े के गुजर हों। तरक्की की खूबी है, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकी हुई आंखों से देखा। आज जाड़ा खा ले,
कल यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे से उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चित करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इधर करवट लेता, कभी उधर, पर जाड़ा किसी पिशाचिनी की भांति उसकी छाती को दबाए हुए थे। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा के अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा तक पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह छटपटाकर उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसको कई बार चुमकाकर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। खलिहान में चारों तरफ दौड़ दौड़ के भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहे थे। 1 घंटा गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठकर बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसी में छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हीम बह रहा था। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आम का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चल के पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते हुए देखे तो समझेगा भूत है। कोई जाने, कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब बैठा नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनसे एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बागीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो उसके पास आकर दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बागीचे में पत्तियां बटोरते हैं, तापें, ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बागीचे की ओर चला। बागीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों की ओस की बूंदें टप टप नीचे गिरती जा रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी की फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जुबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था, इसी अलाव में कि वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियां को छू छू कर भागने लगे। उस अस्थिर प्रकाश में बागीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभालते हुए अंधकार उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में रख दी, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो कि जो तेरे जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंडी नहीं लग रही ना? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय ना सूझा? इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा, आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है।
अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न कराऊंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कह न देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। वह कहता हुआ उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बागीचे में फिर अंधकार छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थे, जो हवा का झोंका आ जाने पे जरा सी उठती और फिर क्षण में ही आंख बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जा रही थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर जोर से भूखकर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेतों में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर-चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेतों में चरने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ता था। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, अच्छी खेती हुई थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला भिक्षु के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आके बैठा और राख को कुरेंद अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगायें खेतों में सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत हुए बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सी की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। उसी राख के पास गर्म जमीन पे वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपनी खेती की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पे आ गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा हुआ, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। कहानी यहीं ख़त्म हो गई, मगर हल्कू की सर्द रात आज भी कहीं न कहीं जारी है। खेत उजड़ गया, लेकिन हल्कू की आत्मा सुकून से भर गई, क्योंकि वह उस रात जिंदा बच गया था, क्योंकि उस रात उसको जबरा का साथ मिला था। मुंशी प्रेमचंद्र ने एक किसान की कहानी नहीं लिखी, उसने उस भारत की तस्वीर खींची है जहाँ मेहनत तो होती है, परिणाम नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।